अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मज़दूर को पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मज़दूरी अदा करो। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 10, फाइंड द वर्क डन बाय अ फोर्स इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी। सपोज कर लें कि हमारे पास एक ए पॉइंट है और एक बी है। अगर हम ए से बी तक मूव करेंगे तो बेसिकली हम डिस्टेंस को कवर करेंगे और हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं जो हम ए से बी की जानिब मूव करेंगे। तो क्योंकि हमने इसमें वर्क डन फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला होता है W = F डॉट D। तो इसका मतलब है सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि फोर्स ऑलरेडी हमें गिवन है। तो पहली वैल्यूज़ हम लिख देते हैं। जैसे F हमें पहले से गिवन है, वो आपके पास है 2I + 3J + K। हमने डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा AB। तो AB में से हो जाएगा B - A। तो B की वैल्यू आपके पास, इसको आप यूँ समझ लें कि आपके पास -2, 1 और 2 ये A है और B आपके पास आ जाएगा 5, 0 और 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 5, 0, 3 -A आपके पास आ जाएगा -2, 1 और 2। तो वही तरीकाकार I को I के साथ, J को J के साथ और K को K के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस इंटू -2, फिर ये आपके पास आ जाएगा 0 - 1 और ये आ जाएगा 3 - 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 5 और 2 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 - 1 और ये आ जाएगा 3 में से 2 निकालेंगे 1। तो इसको अगर हम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7I - J + K। तो अब क्योंकि हमने इसमें W निकालना था, वर्क डन निकालना था, तो वो आपके पास होता है W = F डॉट D। तो F की वैल्यू हमें पहले से गिवन है, वो आपके पास है 2I + 3J + K और D की वैल्यू हमने निकाली 7I - J + K। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है I को I के साथ, J को J के साथ और K को K के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 7 + 3 × -1 + 1 × 1। तो 7 2s are 14, 3 1s are 3 + 1। तो ये आ जाएगा 15 - 3। 15 में से 3 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12। तो W आपके पास आ गया 12 यूनिट्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 11, शो दैट द वेक्टर्स, इसको हम कोई नाम दे देते हैं। वेक्टर A आपके पास आ जाएगा 3I - 2J + K। सेकंड को B का नाम दे देते हैं I - 3J + 5K और इसको C का नाम दे देते हैं, ये आ जाएगा 2I + J - 4K। ये 3 वेक्टर है। एक रफ सी डायग्राम बना लेते हैं। तो सपोज कर लें कि ये आपके पास वेक्टर A है, ये B है और ये C है। तो अगर हमने राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करनी होगी तो राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे 90 है और हम ये कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले A का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं B के साथ, A डॉट B आ जाएगा आपके पास। तो A आपके पास है 3I - 2J + K। फिर B आपके पास आ जाएगा ये I - 3J + 5K। तो I को I से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 प्लस ये आ जाएगा -2 × -3 + 1 × 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 6 + 5। तो 6 + 3 9 + 5 14 नॉट इक्वल टू 0। तो A डॉट B, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा। हम A को C के साथ चेक करते हैं। तो अब चेक करते हैं A डॉट C। तो A की वैल्यू आपके पास थी 3I - 2J +
के, और सी की वैल्यू आपके पास आ गई 2i प्लस j माइनस 4 के। तो i को i के साथ 3 इंटू 2 प्लस ये आ जाएगा -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -4, तो ये आ जाएगा 6 -2 -4, ये आपके पास आ जाएगा 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि ए डॉट सी आपके पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है सी है 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर्स ए इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, सो वेक्टर्स ए बी एंड सी form a right angle triangle, form a तो चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। 11 पार्ट नंबर 2, शो दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स पी क्यू आर फॉर्म अ राइट आइसोस्केल ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैं आइसोस्केल को डिस्कस करता हूँ। आइसोस्केल ट्राइंगल आपके पास वो होती है इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम पहले ग्राफिक डायग्राम बना लेते हैं। पी क्यू आर, पी के पॉइंट से आपके पास 1 0 1, क्यू के पॉइंट से आपके पास 1 1 और 1, और आर के पॉइंट से आपके पास 1 1 और 0। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने कह देते हैं कि लेट पी क्यू एंड आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो अगर हम पहले पी क्यू निकालते हैं, पी क्यू निकालेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्यू माइनस पी। तो Q आपके पास है 1 1 और 1, और P आपके पास आ जाएगा 1 0 और 1। तो ये आ जाएगा 1 -1 1 माइनस 0 1 माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 1 0। तो इसको अगर हम उस फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0i प्लस j प्लस 0 के। तो अभी हमने पी क्यू निकाल दी, फिर हम निकालते हैं क्यू आर। तो आपके पास आ जाएगा आर माइनस क्यू, आर के पॉइंट से आपके पास 1 1 और 0, क्यू के पॉइंट से आपके पास आ गए 1 1 और 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 0 माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 0i प्लस 0j माइनस 0 के। और इसी तरीके से हम इसकी थर्ड साइड निकालते हैं। पहले हमने निकाला पी क्यू, फिर अब क्यू आर, और फिर थर्ड साइड आपके पास आ जाएगी आर पी। आ जाएगा पी माइनस आर, पी के पॉइंट से आपके पास 1 0 1, आर के पॉइंट से आपके पास आ गए 1 1 और 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 0 माइनस 1 1 माइनस 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 1 1, इसको आई जे की फॉर्म लिख दें तो आ जाएगा 0i माइनस जे प्लस के। क्योंकि हमने इसको राइट एंगल ट्राइंगल भी प्रूव करना है तो दो वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर वो आपके पास 0 आ गया तो हम प्रूव कर देंगे कि ये राइट ट्राइंगल है, फिर हम इसको आइसोस्केल भी प्रूव करेंगे। हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अगर हम पी क्यू डॉट क्यू आर, अगर हमारे पास इसका डॉट प्रोडक्ट लें और ये आंसर 0 आ जाए तो ये आपके पास आ जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये आपके पास आ गया 0। सो पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू आर, so P Q and R are vertices of right triangle,
तो नेक्स्ट हमने इसको आइसोस्केल प्रूव करना है, तो अब हम पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो अगर हम पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, पी क्यू का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा 1 √1 का 1 ही आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम क्यू आर का मैग्नीट्यूड निकालें, क्यू आर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 0, सॉरी ये आपके पास 0 आएगा। तो ये भी आपके पास, अच्छा यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे ये -1 है, -1 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 0, तो ये भी 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वो इक्वल टू है क्यू आर। सो प्रूव दैट इट इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 12 कि प्रूव दैट इन एन एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल इज़ आ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले अगर हम एक सेमी सर्कल बनाते हैं, सपोज करेंगे ये आपके पास एक सेमी सर्कल है, ये पॉइंट्स ए है, ये बी है और ये इसका कोई सेंटर पॉइंट ओ है और ये कोई पॉइंट बी है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, तो अगर हमने पी ऑफ ए, पी ऑफ ओ और पी ओ ए और फिर इस तरीकाकार से ये बेसिकली हमने प्रूव ये करना है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 का है, यानी ये दो आपस में परपेंडिकुलर बनेंगे। और जब कोई भी वैल्यू एक दूसरे के ऊपर डॉट प्रोडक्ट लें और वो परपेंडिकुलर हो तो इसका मतलब होता है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ नहीं, बेसिकली हमने इसमें जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90। तो जब भी कोई एंगल 90 का प्रूव हो जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा तो ये राइट एंगल है। और इंस्क्राइब से मुराद था कि इसको हमने सेमी सर्कल के अंदर प्रूव करना है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ए बी इज़ अ डायमीटर ऑफ सर्कल एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। तो अब हम करेंगे बाय लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें पी ऑफ ए निकालना है, पी ऑफ ए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पी ऑफ ओ प्लस ओ ए, यानी पी ऑफ ओ प्लस ओ ए। क्योंकि हमारे पास देखें, अगर हमारे पास एक एरो ये आ रहा है और दूसरा एरो ये आ रहा है, तो अगर हमने इसका रिजल्टेंट निकालना होगा तो ये हेड को टेल से मिलाते हैं तो ये इसका रिजल्टेंट आर यानी कि वेक्टर हो जाएगा। यानी ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, तो एक वेक्टर का हेड और दूसरे की टेल को हम आपस में मिला देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया पी ऑफ ए। अगर इसी तरीके से हम निकालें पी ऑफ बी, अगर हम पी ऑफ बी निकालेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमें ये निकालना पड़ेगा पी ओ प्लस ओ बी, पी ओ प्लस ओ बी। अच्छा, अब एक चीज़ का और ध्यान रखें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं कोई भी, अगर आपके पास सपोज करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास अगर आर है तो यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस आपके पास आर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इसकी जब हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इसके साथ इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से ओ ए जा रहे हैं तो अगर हमने ओ बी को जाना होगा, अगर हम इसको ओ ए की फॉर्म में लिखेंगे, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि पी ऑफ ओ, जो ओ बी है वो आपके पास हो जाएगा माइनस ओ बी है, या आ जाएगा ओ ए, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास ओ बी है वो माइनस ओ ए के बराबर है। तो ये आपके पास आ जाएगा पी ऑफ ओ
माइनस ओ ए, इसको इक्वेशन 2 का नाम दें। अब हम किसी भी चीज़ को परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करते हैं कि अगर हम उसका डॉट प्रोडक्ट लें और अगर डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 आ जाए तो वो आपके पास परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए हमारे पास था पी ऑफ ओ प्लस ओ ए डॉट पी ऑफ ओ माइनस ओ ए। तो आप ये देख सकते हैं ये आपके पास फार्मूला बन गया है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आपके पास हो जाएगा पी ओ के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि हमने किसी पी ओ को इसकी कोई वैल्यू का नाम नहीं दिया हुआ तो हम मैग्नीट्यूड कह रहे हैं पी ऑफ ओ का स्क्वायर प्लस माइनस ओ ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो पी ऑफ ओ है यानी पी ऑफ ओ और ये ओ ए ये अगर आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब है मैं पी ओ की जगह ओ ए ही पुट कर सकता हूँ। तो ये आ जाएगा ओ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ओ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये सेम वैल्यू ये कैंसिल हो जाएंगी। तो हमने 2 वैल्यू के डॉट प्रोडक्ट को क्या कर लिया, 0 प्रूव कर लिया। इसका रीज़न भी लिखते हैं कि पी ऑफ ओ इज इक्वल टू ओ ए बिकॉज इट इज रेडियस। हम ये कह सकते हैं पी ऑफ ए डॉट ओ ए इज इक्वल टू 0। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स is 0, these vectors are perpendicular to each other। और अगर हमारे पास 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90। और हमने इसको जब 2 एंगल परपेंडिकुलर होते हैं तो एंगल 90 बनता है और हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर कंकरेंट। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। राइट बाइसेक्टर a line that divide a given line segment exactly 2 parts forming 90 angle degree। So it is right bisector। अगर एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करेंगे ये एक लाइन है और ये 2 इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है और साथ एंगल भी 90 का बना रही है। यानी ये ए भी एक लाइन है और ये एक लाइन आ रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे और एंगल भी 90 का बना रही है। तो ये इस लाइन पे इसका बाइसेक्टर है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम इसकी एक डायग्राम ड्रा करते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये ओ इसका सेंटर पॉइंट है और ये 3 इसके मिड पॉइंट आ जाएंगे। M1 M2 और M3 और O इसका सेंटर पॉइंट है। ये आपके पास ए वेक्टर आ जाएगा, ये आपके पास बी वेक्टर आ जाएगा और ये आपके पास सी वेक्टर आ जाएगा। तो अब हम डायग्राम को पहले एक्सप्लेन करते हैं। लेट ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल एंड O is origin। M1 M2 and M3 are midpoints
बी सी, ए बी और ए सी। तो ये कह सकते हैं ए बी, बी सी और ए सी है। और फिर हम ये कहेंगे जो ओ एम वन है, ओ एम वन एंड ओ एम टू आर द राइट बाइसेक्टर meet at O. Now we prove that कि आपके पास OM3 is the right bisector। तो अब थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम के थ्रू कि जो OM1 है, यानी ये OM1 है, हमने ये प्रूव करना है कि ये BC के ऊपर राइट बाइसेक्टर बना रहा है और OM2 आपके पास AB पे राइट बाइसेक्टर बना रहा है। हम दो वैल्यू को लेंगे और फिर थर्ड को प्रूव करेंगे कि OM3 आपके पास AC के ऊपर राइट बाइसेक्टर बना रहा है। तो सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल लेते हैं OAB, OAB, यानी अगर हम ये ट्रायंगल लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। तो ये आप देख सकते हैं OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। यानी अगर मैं छोटी सी डायग्राम बनाऊं तो बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि आपके पास O है, ये A है, ये B है। तो हम ये कह रहे हैं कि OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। तो अब हम इन तमाम वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो अब आपके पास आ जाएगा AB, तो ये आपके पास आ जाएगा B माइनस A। फिर इसी तरीके कार से अगर हम निकालते हैं BC तो आपके पास आ जाएगा C माइनस B। और अगर हम निकालते हैं AC तो आपके पास आ जाएगा C माइनस A। और फिर अब हम इनके OM के मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं। अगर आपके पास OM है, यानी ये OM है, तो ये B और C का मिड पॉइंट है, तो ये आपके पास आ जाएगा B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 OM1। फिर अगर हम निकालते हैं OM2 तो ये आपके पास आ जाएगा A और B, A प्लस B डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। और अगर हम M3 को निकालते हैं OM3 तो ये M3 क्योंकि A और C के दरमियान में आ रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा A प्लस C डिवाइडेड बाय 2। तो आगे चलते हैं। अब हम कह सकते हैं कि जो OM है वो राइट बाइसेक्टर बना रहा है BC पे, सिंस OM1 इज द राइट बाइसेक्टर, देन हम ये प्रूव करेंगे जो OM है वो BC के परपेंडिकुलर होगा, OM परपेंडिकुलर टू BC। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा OM1 डॉट BC। तो OM1 आपके पास था B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 और BC आपके पास था C माइनस B। हमने इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले अगर ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास B प्लस C हो या C प्लस B, C माइनस B, इस 2 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। फिर आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा A प्लस B, A माइनस B। तो ये आपके पास आ जाएगा C का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। फिर इसी तरीक़ाकार से जैसे हमने ये कहा है कि OM और BC एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, इसी तरीके से हम ये बोलेंगे कि OM2 इज़ राइट बाइसेक्टर। देन अब हम ये कहेंगे कि OM2 डॉट AB, बल्कि इसको हम बाइसेक्टर है तो पहले हम ये कह देते हैं कि OM2 परपेंडिकुलर है AB के। तो अब हम ये कहेंगे कि OM2 डॉट AB। तो OM2 अब आपके पास आ जाएगा A प्लस B डिवाइडेड बाई 2, B माइनस A इज इक्वल टू 0। और ये 2 भी जब मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको भी A प्लस B को हम B प्लस A बना लेते हैं, B प्लस A, B माइनस A इज इक्वल टू 0,
बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब हम आपस में इन दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि ये माइनस बी स्क्वायर है, ये प्लस स्क्वायर है, तो हम कहते हैं एडिंग 1 और 2। एडिंग 1 एंड 2, ये आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और फिर ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सी माइनस ए और सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। और अगर मैं सी माइनस ए सी प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 भी डाल दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये प्रूव हो चुका है कि जो ओ एम है, ओ एम वो OM3 परपेंडिकुलर है AC पे। दो वैल्यूज़ को हम ऑलरेडी प्रूव कर रहे हैं, और ये थर्ड वही चीज़ बन गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो OM3 है वो AC पे परपेंडिकुलर है। सो हम कह सकते हैं कि OM1, OM2 एंड OM3 आर कंकरेंट। यानी हमने इस OM1 और OM2 को सॉल्व किया, और उसी तरीक़ेकार से वही फॉर्म बन गई जो हम OM1 और OM2 में बना रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि OM1, OM2 एंड OM3 आर कंकरेंट। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपने जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं या आप जिस एरिया से भी बिलोंग करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने एरिया को लाजमी मेंशन करें। हम देखें कि हमारी वीडियो लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, कभी कभार हमें खामोश रहना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, बल्कि इसके लिए कि हमें रिश्ते बहस से ज़्यादा अजीज़ हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।